हेलो स्टूडेंट, कल हमने प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया और ये बताया कि वास्तव में जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो दैत्य प्रकृति होती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में भी होता है और प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में भी होता है और उन कणों को नाम दिया हमने फोटोन कण। कौन से कण नाम दिया था? फोटोन कण। ये हम कल पढ़ चुके हैं। और फोटोन कणों में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा होती है फोटोन ऊर्जा। और फोटोन जो ऊर्जा होती है इस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं फलनारिक जो वर्णक होते हैं, जो पत्तियों में पाए जाते हैं वे वर्णक, और उसके साथ में जो भी सहायक वर्णक होते हैं वे सारे क्लोरोफिल वर्णक और सहायक वर्णक इस फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब देखो, हमने प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है उसका समीकरण पढ़ा है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख रहा हूँ, इधर ध्यान दो सभी स्टूडेंट। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं H2O प्लस CO2 इजकल टू, यहाँ पर हमने प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया। प्रकाश ऊर्जा, और प्रकाश ऊर्जा को जो अवशोषित करता है वो कौन सा वर्णक है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो यहाँ पर क्या क्या बनता है? एक तो बनता है O2 ऑक्सीजन गैस प्लस C6H12O6 प्लस H2O प्लस ATP के रूप में फास्फेट ऊर्जा बनती है। मतलब रासायनिक ऊर्जा कह सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा। और ये जो रासायनिक ऊर्जा बनती है वो किसके रूप में बनती है? ATP के रूप में बनती है, एडिनो ट्राइफास्फेट। अगर इस समीकरण को पूरे को संकलित किया जाए 12H2O 6CO2 6O2 6H2O, तो ये पूरा जो समीकरण है, पूरा जो डायग्राम है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की पूरी रिएक्शन है ये। 12H2O प्लस 6CO2 इजकल टू प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है क्लोरोफिल वर्णक CO2 प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस रासायनिक ऊर्जा। और वो जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो किसके रूप में प्राप्त होती है? ATP के रूप में। किसके रूप में प्राप्त होती है? ATP के रूप में प्राप्त होती है। हमने यहाँ पर यह भी पढ़ा था कि ये पूरी जो रासायनिक अभिक्रिया है, अब इधर ध्यान देना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। बिल्कुल अगर हल्की सी भी आपको ध्यान नहीं रहा आपका तो बिल्कुल मिस हो जाएगा पॉइंट, इसलिए विशेष ध्यान देना है। ये जो प्रकाश संश्लेषण की पूरी जो क्रिया विधि है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटो? दो भागों में। ध्यान देना है। एक तो है प्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाशिक अभिक्रिया। ध्यान देना है इस टेबल की ओर, क्योंकि ये टेबल जो बनेगी इसी के आधार पर ही पूरा लेसन होगा आपका, किस किस चीज़ को हमें पढ़ना है आगे। दूसरा जो आपका होगा वो होगा अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। बेटा ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है इसको दूसरा नाम देते हैं हिल रिएक्शन, हिल अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं इसको? हिल अभिक्रिया। और ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है इसको बोलते हैं ब्लैकमैन अभिक्रिया। ब्लैकमैन अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं?
ब्लैकमैन अभिक्रिया। ये पूरी जो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन जो आप देख रहे हो, इस पूरी अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक प्रकाश की अभिक्रिया और एक अप्रकाश की अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रकाश की जो अभिक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है और अप्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न नहीं होती, मतलब उसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए। लेकिन ध्यान रखना है, अगर प्रकाश नहीं है तो प्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होगी, और अगर प्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होगी तो संपूर्ण जो प्रकाशीय संश्लेषण अभिक्रिया वो संपन्न नहीं होगी। तो हिल रिएक्शन और ब्लैकमैन अभिक्रिया, ठीक है। इसको लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। हम कह सकते हैं डार्क रिएक्शन, DARK रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। तो एक डार्क रिएक्शन होता है और दूसरा लाइट रिएक्शन होता है। आगे देखो, ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है जिसको हिल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, यह अभिक्रिया ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? ग्रेना में संपन्न होती है। कौन से भाग में संपन्न होती है? ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था, सॉरी पर्नरेट, जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक। तो उस हरित लवक में देखा था कि हरित लवक के अंदर ये आपने ग्रेना बनाई थी। तो ये जो बहुत सारी थैलेकॉइड है, ये मिलकर के ग्रेना बनाती है। तो ये जो ग्रेना वाला भाग है, ये इस ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की। और इसका जो ये स्ट्रोमा वाला भाग है, ये पूरा स्ट्रोमा वाला भाग कहलाता है। और इस स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है आपकी अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रोमा में संपन्न। कौन से वाले भाग में संपन्न होती है? स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ये बात आ गई समझ में? अब देखिए, मैं यहाँ पर अप्रकाशिक अभिक्रिया, ब्लैकमैन अभिक्रिया या स्ट्रोमा में संपन्न अभिक्रिया के बारे में बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना है। ये जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, इस अप्रकाशीय अभिक्रिया में CO2 का अपचयन होता है और CO2 के अपचयन से और ग्लूकोज का क्या होता है? निर्माण होता है। भोजन का निर्माण होता है या कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये CO2 का अपचयन होता है। CO2 का क्या होता है? अपचयन। कौन सी अभिक्रिया में? अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का अपचयन होता है और इस अपचयन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो हम कह सकते हैं ये जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है, इस अप्रकाशीय अभिक्रिया में CO2 का क्या होता है बेटा? अपचयन होता है। और आपको पता है कि जब CO2 का अपचयन होगा तो CO2 के अपचयन के फलस्वरूप, CO2 के अपचयन के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो CO2 का अपचयन होगा, तो CO2 का अपचयन होगा तो यहाँ पर भोजन बनेगा। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? निर्माण। CO2 का अपचयन तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ये रहा, देखो CO2 अपचित होती है और अपचित होकर के कार्बोहाइड्रेट का क्या करती है? निर्माण करती है। ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, ब्लैकमैन अभिक्रिया। अब जो CO2 का अपचयन होता है, इसके 3 चक्र है बेटा। CO2 के अपचयन के कितने चक्र हैं? 3 कौन कौन से हैं? एक तो है केल्विन वेन्सन चक्र। कौन सा चक्र है? केल्विन वेन्सन चक्र, जिसको बोलते हैं C3 साइकिल। केल्विन वेन्सन चक्र, C3 साइकिल। एक है
हैच स्केल चक्र, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं C4 साइकिल अर्थात C4 चक्र। अगला है क्रेसुलेशियन चक्र, और उपाप से हम लोग बोलते हैं, इसको शॉर्ट में नाम देते हैं CAM साइकिल, सेम साइकिल। सेम साइकिल क्रेसुलेशियन चक्र उपापचय अम्ल, पूरा नाम है इसका क्रेसुलेशियन चक्र उपापचय अम्ल। ये 3 यहाँ पर चक्र है। तो अब ध्यान देना है कि जब हम अप्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उस अप्रकाशीय अभिक्रिया के अंतर्गत हमें 3 चक्रों को पढ़ना है, और इन तीनों चक्रों में ही CO2 का क्या होगा बेटा, अपचयन होगा, और CO2 के अपचयन के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। और ये तीनों जो साइकिल्स होती है वो पत्ती के अंदर जो पर्ण जो हरित लवक होता है उस हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। तो ये 3 अलग अलग चक्र है। यहाँ से बोर्ड क्लास में बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनेगा आपको। केल्विन बेंसन चक्र पूछा जा सकता है, हैच स्केल चक्र के बारे में पूछा जा सकता है, C3 चक्र, C4 चक्र और एक CAM साइकिल। तो ये पढ़ेंगे हम अप्रकाशित अभिक्रिया के अंतर्गत। ये बात आ गई समझ में। तो CO2 का अपचयन देखो, ये तो CO2 के अपचयन में कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होगा उसमें हमें 3 चक्र पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मरोद्भिद पादपों में अलग चक्र चलता है, होता CO2 का निर्माण, CO2 का ही अपचयन है, लेकिन मरोद्भिद पादप है या कुछ ऐसे आवास में रहने वाले पादप है जिनमें C3 और C4 अलग अलग चक्र चलते हैं, तो उनके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे, अलग से चक्र पढ़ेंगे। केवल हमें ये टेबल में इस बात को ध्यान रखना है कि क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट हेडिंग डालेंगे केल्विन बेंसन चक्र, हैच स्केल चक्र। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और इन चक्रों में बनता क्या है। तो CO2 का क्या होता है, इसमें अपचयन होता है। अगला आपके आती है जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो, और नाम से स्पष्ट हो रहा है ये जो अभिक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में जो भाग लेता है, मतलब ये जो अभिक्रिया होती है वो कौन से वाले भाग में संपन्न होती है, ग्रेना में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है, ग्रेना में। इस अभिक्रिया में निम्न बिंदु है, कौन कौन से बिंदु है, ए देखो, ए पॉइंट, परनिरित अणु का उत्तेजित होना। पहला पॉइंट है परनिरित अणु, इसको बोलते क्लोरोफिल। परनिरित अणु का उत्तेजित होना, उत्तेजित होना। आपको पता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है कौन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं परनिरित अणु। देख रहे हो इधर, आप गौर से ध्यान से देखना है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है क्लोरोफिल वर्णक, और क्लोरोफिल वर्णक उसको अवशोषित करके क्या हो जाता है, वो उत्तेजित हो जाता है। और ये भी आपने अभी पढ़ा है कि ये जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो फोटोन के रूप में होती है, मतलब फोटोन ऊर्जा के रूप में होती है। तो हम कैसे इसका समीकरण बनाएंगे, प्रारंभ में ये जो परनिरित अणु होता है वो सामान्य होता है। कैसा होता है, सामान्य। और जब ये परनिरित अणु फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करता है, फोटोन ऊर्जा मतलब प्रकाशीय ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा को जब ये परनिरित अणु अवशोषित करता है तो ये जो परनिरित अणु है वो उत्तेजित हो जाता है। परनिरित अणु क्या हो जाता है बेटा, उत्तेजित। तो हम कह सकते हैं परनिरित अणु का, परनिरित जो अणु है
वो हो गया कैसा, उत्तेजित। ये परिणत अणु आपका उत्तेजित हो गया। ये आपको बात समझ में आ रही है? प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल बनक अवशोषित करता है और फिर ये उत्तेजित हो जाता है। और जब ये परिणत अणु उत्तेजित हो जाता है तो फिर इस अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न चक्रों में होकर के घूमते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं। वो आगे की कहानी है, आपको केवल यहाँ जो ध्यान रखना है वो ये है, परिणत अणु या क्लोरोफिल का उत्तेजित होना हो गया। दूसरा जो रिएक्शन होगा वो ये रहा, जल का अपघटन हो रहा है, और अपघटन होकर के किसका निष्कासन हो रहा है, O2 का। तो हम कह सकते हैं जल अपघटन या जल अपघटन को बोलते हैं फोटोलाइसिस। जल अपघटन को क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस या प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, जल अपघटन, फोटोलाइसिस या प्रकाशीय अपघटन व O2 का निष्कासन। O2 का क्या होगा बेटो, निष्कासन होगा। प्रकाशीय जल का अपघटन होगा और जबकि अपघटन के फलस्वरूप O2 का क्या होगा, निष्कासन होगा। O2 का क्या होगा, निष्कासन। तो क्या होगा इसमें, ये जो जल है वाटर H2 ये अपघटित होता है, और इसके अपघटन में जो Mn है वो Cl माइनस है, Mn+2 है या Cl माइनस है, ये इसके अपघटन में काम आते हैं, और ये अपघटित होकर के क्या बनाता है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 2H प्लस 1/2 O2। जल के एक अणु से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और साथ में आधा अणु ऑक्सीजन का बनता है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं जल के माना हमने यहाँ पर 2 अणु ले लिए, ध्यान रखना है, तो 2 अणु लेंगे तो यहाँ पर 4H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 4 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 की जगह फुल O2। ये आपका जल का हो गया अपघटन। जल का क्या हो गया है, अपघटन। एक क्वेश्चन हमारा बनेगा परिणत अणु उत्तेजित कैसे होता है, दूसरा बनेगा जल अपघटन या फोटोलाइसिस अभिक्रिया को समझाइए। तो फोटोलाइसिस अभिक्रिया में जल अपघटित होकर के ऑक्सीजन का निष्कासन करता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है और 4H प्लस भी बनाता है साथ में। क्या बनाता है, 4H प्लस। अब आप कहेंगे कि इस अभिक्रिया में जब जल का अपघटन होता है तो ऑक्सीजन बन रही है, लेकिन ये जल कहाँ से आया है, तो ये जो बनते हैं ये उत्पाद 4H प्लस और O2 फिर ये मिलकर के दोबारा से क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। तो ये डी जो पॉइंट है वो है जल अपघटन, फोटोलाइसिस या प्रकाशीय अपघटन, O2 का निष्कासन। पॉइंट नंबर सी जो आपका आया है वो है NADPH2 का निर्माण। आगे पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान रखना है, NADPH2 का निर्माण। NADPH2 का निर्माण समझो कैसे होता है। NADPH2 का निर्माण क्या होता है कि हमारे पास NADP होता है। क्या होता है, NADP। ये NADP क्या करता है, क्रिया करता है। ये जो हाइड्रोजन है, क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो NADP इससे निकलने वाले जो हाइड्रोजन है इन हाइड्रोजनों से क्रिया करता है, जैसे 2 हाइड्रोजन से क्रिया कर रही है, साथ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है, प्लस NADP इन 2 हाइड्रोजनों से क्रिया करके और यहाँ पर बनाता है आपका NADPH2। क्या बनाता है यहाँ पर,
NADP और हाइड्रोजन कितने हैं? H2, NADPH2। तो यहाँ पर NADPH2 का निर्माण कैसे होता है कि जल अपघटन के दौरान जो हाइड्रोजन जो मुक्त होती है H+ आयन, उन H+ आयनों को NADP जो होता है वो NADP इन H+ आयनों को संयुक्त होकर के और NADPH2 का निर्माण करता है। पूरा नाम देख लो इसका, पूरी रिएक्शन से देखो इसके NADP का पूरा नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आपको, नोट NADPH बराबर निकोटिनामाइड। ये भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है, निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड एडिनिन डाइक्लोराइड, निकोटिनामाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट न्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन, फास्फेट हाइड्रोजन। अगर माना इसी का ही नाम लेंगे तो आप हाइड्रोजन को हटा देंगे, निकोटिनामाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, और अगर हाइड्रोजन और जुड़ रहा है तो निकोटिनामाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन, निकोटिनामाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन। ये एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की क्या है ये ऊर्जा, क्योंकि ये जो NADPH होता है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और एक NADPH जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें केवल यहाँ ध्यान रखना है NADPH2 का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। तो NADP + 2H = NADPH2। D अगर पॉइंट देखा जाए तो वो D पॉइंट है हमारा प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण या प्रकाशिक फास्फेटीकरण, फास्फेटीकरण। और ये जो प्रकाशिक फास्फेटीकरण होता है इसके 2 चक्र होते हैं, एक चक्रीय फास्फोरिलीकरण, चक्रीय फास्फोरिलीकरण, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। दूसरा कौन सा होता है? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो ये प्रकाशिक जो फास्फोरिलीकरण या फास्फेटीकरण है उसमें 2 है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो यहाँ पर ये जो पूरी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है वो पूरी प्रकाश संश्लेषण की यहाँ पर जो क्रिया विधि है उसको 2 चरणों में विभाजित किया गया है, प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये जो टेबल है उसको इसलिए ध्यान रखना है कि हमें जो क्रमबद्धता से पढ़ना है वो सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? प्रकाश से अभिक्रिया। उस प्रकाश की अभिक्रिया में पहले हम परिणामी अणु को उत्तेजित करेंगे, उसके बाद हम जल अपघटन की अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद NADPH2 का निर्माण जो है इसकी भी हम अभिक्रिया को पढ़ेंगे। फिर जो प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण या फास्फेटीकरण है जिसमें चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स आपके रजिस्टर में ये जो टेबल है उस टेबल को आप नोट कर लेना। इस टेबल के बाद में जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसकी परिभाषा, प्रकाश की प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति के बारे में जो मैंने वीडियो डाली थी इससे पहले, उसको उन क्वेश्चनों को आप बाद में भी लिख सकते हैं।
आपको उनको भी मैं भेज दूंगा, तो बाद में भी ले सकते हैं या पीछे भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो आपकी जो पूरी टेबल है इसको अच्छी तरीके से आप जो है रजिस्टर में ठीक तरीके से नोट कर लेना है इसको। अब इसी टेबल के आधार पर ही आपका ये पूरा जो प्रकाश संश्लेषण वाला पार्ट है वो इसी के आधार पर ही संपन्न होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। थैंक यू।